हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सभी ठीक होंगे। मैं भी ठीक हूँ। वेलकम टू माय चैनल मिडनाइट फीलिंग लव स्टोरी में। चलिए हम अपनी कहानी की शुरुआत करते हैं। तुम मिले तो हम बने पार्ट 6। जो थोड़ा सा कहानी शुरू करने से पहले हम प्रीवियस पार्ट जान लेते हैं। प्रीवियस पार्ट में होता क्या है कि जो बरखा है वो उसका काफ़ी मूड ऑफ हो चुका था उस कुछ चीज़ों के बाद। जैसे वो सलोनी को घर छोड़ के आती है, उसका मूड काफ़ी ऑफ था और वो घर पर आती है तो उसकी बुआ जी देख लेती है। वो देखती है कि बरखा काफ़ी परेशानी थी और वो सीधा अपने कमरे में चली गई थी। तो बुआ जी आती है प्रकाश के कमरे में और कमरे में आके बोलती है कि बेटा बरखा तो ठीक है ना, क्या हुआ है बरखा को, वो काफ़ी परेशान मुझे लगी। तो प्रकाश पूछ लेता है कि बुआ जी सॉरी मम्मा क्या हुआ है। तो बोलती कि बेटा पता नहीं, लेकिन वो काफ़ी उदास थी और शायद मुझे काफ़ी हर्ट लगी, उसकी तबीयत मुझे ठीक लगी नहीं। तो प्रकाश बोलता है अच्छा ठीक है, मैं जाके देखता हूँ। इतना ही होता है। दूसरी तरफ जो बरखा थी वो जाती है अपने कमरे में, एज़ यूजुअल जाती है, पहले फ्रेश होती है, एक टी शर्ट और ट्राउज़र में। वो अपने टी शर्ट और ट्राउज़र में बाहर आती है और जाके अपनी बालकनी के पास खड़ी हो जाती है। बालकनी में वो एक टक बाहर देख रही थी, अभी भी बाहर बारिश हो रही थी और उसकी बालकनी की चीज़ें कुछ ऐसी थी कि थोड़ा सा जो बारिश हो रही थी उसकी बालकनी में नहीं गिर रही थी, प्रॉपरली नहीं गिर रही थी, गिर रही थी लेकिन प्रॉपरली नहीं गिर रही थी। और वो ऐसी जगह पे खड़ी हुई थी कि जहाँ पे बारिश की बूंदें ज़्यादा उस पर ना पड़े। और वो एक टक बाहर का नज़ारा देखते देखते, उन बारिशों को देखते देखते, पता नहीं उसे क्या हो रहा था, वो बस देख रही थी। प्रकाश जो था उसके कमरे में आता है, उसका एक ड्रावर था, वहाँ से एक सिगरेट निकालता है। बरखा को ये एहसास हो चुका था कि प्रकाश आ चुका है, तो वो कुछ बोलती नहीं है, ना ही पीछे पलट के देखती है, लेकिन उसे ये चीज़ एहसास हो चुकी थी। प्रकाश आता है, वो सिगरेट का एक पैकेट निकालता है, उसमें से एक सिगरेट निकालता है, लाइटर से जलाता है और उसका स्विप लेते लेते, पफ लेते लेते बालकनी में आता है बरखा के पास। बरखा को सिगरेट देते हुए बोलता है कि डू यू वांट टू जॉइन। बरखा एक बार प्रकाश की तरफ देखती है, लेकिन दूसरी पल अपने चेहरे को मुड़ा लेती है और इतना बोलती है कि भाई मुझे अभी आपसे कोई बात नहीं करनी, आप अभी जा सकते हैं, हम कल बात करेंगे। प्रकाश कुछ बोलता नहीं है, एक बार बरखा को बड़े गौर से देखता है। दूसरे पल बरखा फिर से बोल पड़ती है कि मैंने बोला ना भाई, मुझे अभी आपसे कोई बात नहीं करनी। तभी प्रकाश बोल पड़ता है कि आखिर बात क्या है, मुझे बताओगी। तो बरखा बोलती कि नहीं भाई, मुझे अभी मैं बहुत ज़्यादा शांत रहना पसंद करूँगी, अभी फ़िलहाल मुझे कोई परेशान मत करो प्लीज़। तो प्रकाश उसे बोलता है कि बरखा अगर कोई बात है तो बताओ। बरखा थोड़ी सी चिढ़ जाती है और वो थोड़ी सी गुस्से में ही बोलती है कि मैंने भाई बोला ना कि आप जाइए यहाँ से, मुझे अभी कोई बात नहीं करनी, जो भी बात रहेगी कल कर लेंगे, प्लीज़ आप जा सकते हैं। एक्चुअली प्रकाश और बरखा का रिश्ता कुछ ऐसा था कि शायद जो बरखा है वो अपने पूरे घर में कनेक्टेड थी, तो प्रकाश से कनेक्टेड थी और किसी से कनेक्टेड नहीं थी। और प्रकाश भी अपनी बरखा को बहुत मानता था, छोटी बहन थी। अगर बरखा एक बार प्रकाश को बोल दे कि भाई दिन है सिर्फ रात कर दो, तो प्रकाश कहीं ना कहीं वो भी कर दे। कुछ ऐसी ही सिचुएशन थी। बरखा भी प्रकाश को बहुत मानती थी और प्रकाश की तो मानो जान बसती थी बरखा में। ऐसा ही होता है। तो आज पहली बार जब बरखा इस तरीके से बात करती है प्रकाश को, तो प्रकाश थोड़ा सा शॉक होता है और शॉकिंग नज़र से बरखा को देख रहा था। वो समझने की कोशिश कर रहा था कि क्या हुआ है। और कहीं ना कहीं प्रकाश उस टाइम पे जब उसकी मम्मा उसके कमरे में एंटर की थी तो प्रतिभा से बात कर रहा था। प्रतिभा भी कॉल पे ही थी। प्रतिभा प्रकाश से उस टाइम में बोल पड़ती है कि जाओ जाओ देखो क्या हुआ है। भाई वैसे ही होती है सारी चीज़ें। प्रकाश जाता है कमरे में और प्रतिभा कहीं ना कहीं कनेक्टेड थी कॉल पे। प्रकाश ने अपने कान में एक ईयरबड लगा रखा था, जिसके वजह से प्रतिभा को सारी चीज़ें सुनाई दे रही थी प्रकाश की। तो प्रतिभा भी कहीं ना कहीं कॉल पे थोड़ी सी शॉक थी, क्योंकि आज तक बरखा ने कभी प्रकाश से इस तरीके से कभी बात नहीं की थी। इसी वजह से प्रकाश और प्रतिभा दोनों ही शॉक थे। और ऐसा बोलते हुए जो बरखा थी वो अपने चेहरे को दूसरी तरफ करते हुए वो एक टक बाहर के नज़ारे को देखने लगती है। बाहर ऐसे कुछ था नहीं, सिर्फ अंधेरा ही था। उस अंधेरे में पता नहीं बरखा क्या ही देख रही थी। उसके आंखों से एक टक आंसू गिर रहे थे, जिसे देख के प्रकाश के दिल में बहुत तकलीफ होती है।
प्रकाश क्या करता है, उसके शोल्डर पे हाथ रखता है तो बरखा हाथ झटक देती है और झटकते हुए बोलती है कि बोला भाई मैंने बोला ना प्लीज़ मुझे अकेला रहना है, मुझे अकेला छोड़ दो। अभी मैं बात करने के बिल्कुल मूड में नहीं हूँ, मैं जब मूड में रहूँगी भाई तो मैं आपसे बात कर लूँगी, या फिर कोई ज़रूरी बात है तो हम कल कर लेंगे भाई, मुझे अभी किसी से कोई बात नहीं करनी, आपसे भी नहीं। प्रकाश क्या करता है, उसका हाथ को उसको अपनी तरफ फेस करता है और उसके गालों को पकड़ते हुए बोलते क्या हुआ है, मुझे नहीं बताएगी? बच्चा मैं हमेशा तेरी तकलीफ़ में साथ खड़ा था, मानता हूँ कि कुछ गलतियाँ मुझसे भी हुई हैं, लेकिन इसका मतलब तो ये नहीं है ना कि तू मुझे अपनी ज़िंदगी से ही निकाल देगी। बता ना क्या हुआ है बच्चा। पता नहीं क्यों बरखा कौन से दर्द में थी, कौन से घोर में थी, इतनी तकलीफ़ हो रही थी बरखा को कि उसकी आंखों से वो आंसू मानो रुकने का नाम नहीं ले रहे थे, और वो थोड़ी सी चिढ़ते हुए ही बोल देती है कि क्या जानना चाहते हो आप, आखिर प्रॉब्लम क्या है, उनकी प्रॉब्लम क्या है, आपकी प्रॉब्लम क्या है। वो सारी सिचुएशन मुझे कुछ समझ में नहीं, क्यों मैंने उस लड़की को बचाया, क्यों, मुझे क्या हो गया था, क्यों मैं उनके आंखों में आंसू नहीं देख सकती, क्यों जब रोहित उसे छू रहा था तकलीफ मुझे क्यों हो रही थी, मुझे क्यों गुस्सा आया, क्यों मैंने उसे वो किस, जैसे ही वो किस बोलती है तभी वो तुरंत चुप हो जाती है। प्रकाश ये चीज़ नोट कर लेता है और वो तुरंत बोल पड़ता है वो किस, क्या बोला तुमने अभी, क्लियर बोलो। तो बरखा चुप हो जाती है। प्रतिभा ये चीज़ें सुन लेती है और कहीं ना कहीं प्रतिभा पहले तो शौक थी, लेकिन बाद में उसके चेहरे पे एक स्माइल आ जाती है, वो बेहद प्यारी सी, और उस स्माइल के साथ ही प्रकाश को बोल पड़ती है ओहो तो बात इतनी आगे बढ़ चुकी है। प्रकाश ज़्यादा कुछ रिएक्ट नहीं करता, लेकिन प्रकाश देखता है बरखा की तरफ, बरखा की हालत ठीक नहीं थी, तो बोल पड़ता है कि बच्चा शांत हो जाओ। पता नहीं क्यों बरखा को क्या होता है, वो प्रकाश के सीने से लग जाती है और वो रोने लगती है फूट फूट के, और ये बोलती कि भाई मैंने गलती कर दी, मुझे नहीं करना था ये, कैसे कर सकती हूँ मैं ये इतनी बड़ी गलती। प्रकाश बोलता है बच्चा शांत हो जाओ, शांत हो जाओ बच्चा। और कहीं ना कहीं इन दिनों के चेहरे दूसरी तरफ थे, तो जो प्रकाश की मम्मा थी वो दरवाजे पे आई थी, वो देखने के लिए आई थी कि क्या बरखा ठीक है, लेकिन वो आती है तो देखती है कि जो बरखा है प्रकाश के सीने से लगी है, दोनों के चेहरे दूसरी तरफ थे, तो वो उनके दोनों के चेहरे को नहीं देख पा रही थी, लेकिन उनको थोड़ा सा सुकून लगता है कि चलो प्रकाश संभाल रहा है। और कहीं ना कहीं प्रकाश की मम्मा को भी ये चीज़ पता थी कि अगर बरखा के कमरे में कोई जा सकता है बेझिझक तो एक प्रतिभा और एक प्रकाश ही है, उसके अलावा बरखा के कमरे में किसी को भी जाने की परमिशन नहीं है, विदाउट परमिशन। तो वो बाहर ही खड़ी होकर नज़ारा देखते हैं, उनके चेहरे पे एक थोड़ी सी स्माइल के साथ वो वहाँ से चली जाती है। यहाँ पे प्रकाश बोल पड़ता है क्या हुआ है, देखो बरखा चीज़ों को अगर तुम जब तक पकड़ के रखोगी तब तक तुम्हें तकलीफ के सिवाय और कुछ नहीं देंगी। वो चीज़ें तुमको अंदर ही अंदर तोड़ के रख देंगी, और तुम्हारे साथ जो लोग जुड़े हुए हैं उनको भी। तभी बरखा बोल पड़ती है कि भाई कैसे, वो इंसान को मैं कभी खुश नहीं रख पाऊंगी, उनको सिवाय दर्द के मैं और कुछ नहीं दे सकती भाई, कैसे वो चीज़ें मैं क्या। तभी प्रकाश बोल पड़ता है कि बरखा जब तक चीज़ों को तुम पकड़ के रखोगी तब तक तुम खुद को दर्द दोगे, और जो तुमसे जुड़े हुए हैं उनको भी दर्द होगा। अक्सर होता क्या है ना कि हम कुछ चीज़ों को जब पकड़ के रखते हैं ना तो हम अपने आप को दर्द देते हैं, हम सोचते हैं कि हम अपने आप को दर्द दे रहे हैं, लेकिन हमसे जो लोग जुड़े होते हैं, जो हमसे प्यार कर रहे होते हैं, कहीं ना कहीं उनको भी दर्द होती है। और यही चीज़ प्रकाश बरखा को समझा रहा था। बरखा चीज़ों को समझना नहीं चाहती थी, तभी प्रकाश बोल पड़ता है कि बच्चा जो चीज़ें पास्ट में हुई है उन चीज़ों को अगर तुम एक तरफा देखोगे तो क्या तुम अपने पास्ट की चीज़ों की वजह से तुम क्या अपना फ्यूचर खराब करोगी। हाँ मैं मानता हूँ तुम्हारा पास्ट अच्छा नहीं था, लेकिन क्या तुम अपने पास्ट के चक्कर में अपना फ्यूचर भी खराब कर दोगे। जो इंसान तुम्हारे पास्ट में गलतियाँ किया था, क्या उस पास्ट के चक्कर में तुम जो इंसान तुमसे अभी प्रेजेंट में जुड़ा हुआ है, प्रेजेंट में जुड़ना चाहती है, कहीं ना कहीं तुम उसको तकलीफ दे रही हो। ये चीज़ें बरखा सुनती है और बोलती है कि भाई लेकिन, तभी प्रकाश बोल पड़ता है क्या लेकिन बच्चा, क्या लेकिन,
मैंने उसकी आंखों में तुम्हारे लिए प्यार देखा है। वो जब भी तुम्हारी आंखों में देखती, जब भी तुमको अपनी नज़र से देखती ना, मैंने सिर्फ उस नज़र में तुम्हारे लिए बेशुमार मोहब्बत देखी, उसके अलावा और कुछ नहीं। और कहीं ना कहीं तुम्हारी नज़र में भी उसके लिए वही है। अच्छा एक बात बताओ, तुम कभी किसी की चोट पे तुम्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, तुम्हें उसकी चोट पे क्यों फ़र्क पड़ता है, ये बताओ। बरखा राव, जिसको किसी से कोई मतलब ही नहीं है, वो सलोनी के हाथ में चोट लगने से वो खाना नहीं खा पाई थी, तुम उसको जाके खाना खिला रही थी, क्यों? तभी बरखा बोल रही थी कि पता नहीं भाई, पता नहीं, यही तो प्रॉब्लम है ना, नहीं समझ पा रही हूँ क्यों मुझे तकलीफ होती है। क्योंकि प्रकाश तभी बोल पड़ता है कि क्योंकि तुम उससे प्यार करती हो, क्योंकि तुम्हारे दिल में उसके लिए बेशुमार मोहब्बत है, इसीलिए। और तुम उसे बोलते हो कि तुम उसे तकलीफ नहीं दे पाओगे, तुम उसे तकलीफ नहीं देना चाहती, तुम उसे दुख में रखोगी लाइफ टाइम। क्या तुम उसको दुख में रख के तुम खुश रह पाओगी? अगर हाँ तो ठीक है, और अगर नहीं, और जितना मुझे गारंटी के साथ पता है बरखा, तुम उसकी आंखों में आंसू बर्दाश्त नहीं कर सकती, तभी तो आज उसकी आंखों में आंसू थे, तो कहीं ना कहीं तुम भी परेशान हुई थी। और तुम फिर ये कैसे बोल सकती हो कि तुम उसे खुश नहीं रख पाओगी? वो तुम्हारे साथ खुश नहीं रख सकती, मुझे पता है कि तुम उसे खुश रखोगी, क्योंकि कहीं ना कहीं उसके चेहरे की खुशी, उसके चेहरे पे स्माइल, उसकी आंखों में वो खुशी देखकर कहीं ना कहीं तुम झूमती हो, ये भी मैंने देखा है। तभी बरखा उन सारी बातों को टालते हुए बोलती कि भाई ऐसा नहीं हो सकता। आपको ये पता है क्यों, या आप अच्छे से जानते हो भाई। देखिए मेरे दिल में उनके लिए कोई फीलिंग्स नहीं है। तो प्रकाश बोलता है अच्छा ठीक है, मैं मान लेता हूँ तुम्हारे दिल में उनके लिए कोई फीलिंग्स नहीं है। एक बात बताओ, तुम्हारे दिल में उनके लिए कोई फीलिंग्स नहीं थी तो तुम क्यों गई थी उसे बचाने के लिए? क्यों गई थी तुम? क्यों जब उसे चोट लगी थी तो दर्द तुम्हें हो रहा था, जब तुम्हारे दिल में कोई फीलिंग्स नहीं थी तो बोलो। तभी बरखा बोलती है ये सारी बातों से ना भाई कुछ नहीं होने वाला है। और ऐसा बोलते हुए वो थोड़ा सा साइड जाने, तभी प्रकाश उसको पकड़ता है, उसका हाथ पकड़ता है और अपनी तरफ थोड़ा सा खींचते हुए बोलता है कि बरखा कब तक तुम चीज़ों को समझोगी? तभी बरखा पता नहीं क्यों कौन से दर्द में थी, कौन से घोर में थी कि बरखा की आंखों से आंसू बह रहे थे उस टाइम पे भी। और बरखा पता नहीं उसे क्या होता है, वो रो पड़ती है और वो कस के अपने भाई को गले लगा के वो फूट फूट के रोने लगती है फिर से। प्रकाश उसको कम से कम 5 मिनट तक हक करके रखता है, कंसोल करने की पूरी कोशिश कर रहा था प्रकाश, और शायद वो कर भी लेता है थोड़ा बहुत। बरखा उससे थोड़ा दूर होती है, उसे कुछ बोलती नहीं है। तभी प्रकाश बोल पड़ता है कि बच्चा मैं एक बात बोलूँगा तुम्हें, ज़िंदगी में एक बार गलती होती है, दूसरी बार जब मौका मिलता है ना तो उस अपनी गलती को सुधारना चाहिए, समझी? और कहीं ना कहीं वो तुमसे प्यार करती है। ऐसा मत करना कि उसे तकलीफ़ ना हो के चक्कर में तुम खुद को तकलीफ़ दो। तुम्हें भी पता है कि अगर तुम्हें उसे तकलीफ़ होगी तो कहीं ना कहीं उससे ज़्यादा तकलीफ़ तुम्हें होगी। इतना बोल के जो प्रकाश है वहाँ से चला जाता है। बरखा आती है, बेड पे बैठती है, अपनी आंखों को बंद करे तो उसे एक टक फिर भी उसकी आंखों से आंसू गिर रहे थे। बहुत परेशान थी बरखा, और कहीं ना कहीं यही सारी कश्मकश में बरखा नहीं सो पाती है पूरी रात। दूसरी तरफ जो हमारी सलोनी जी थी वो भी नहीं सोई थी। हाँ उनके सर में दर्द था, वो नशे में थी थोड़ी बहुत, लेकिन कहीं ना कहीं फ्रेश होने के बाद थोड़ा बहुत नशा उतर चुका था उनका। तबीयत तो उनकी ठीक नहीं थी, लेकिन वो भी बहुत सारे कश्मकश में थी, क्योंकि कहीं ना कहीं जब बरखा उसे किस कर रही थी उस टाइम पे जब सलोनी के फ़ोन में कॉल आया था तो बरखा ने उसे पीछे पुश किया था, और जैसे ही पुश किया था तो थोड़ा बहुत आई कांटेक्ट हुआ था बरखा और सलोनी के बीच का। सलोनी ने पता नहीं बरखा की आंखों में कौन सा दर्द देखा था कि वो अजीब सा फील हो रहा था उसे, और कहीं ना कहीं यही सारी चीज़ें सलोनी सोच रही थी कि आखिर वो कौन सा दर्द था जो मैंने बरखा की आंखों में देखा, वो कौन सी तप थी, कौन सा डर था जो बरखा की आंखों में था।
2 सेकंड का ही कांटेक्ट हुआ था दोनों के बीच में, फिर दोनों अलग हो गए थे, सलोनी हट गई थी। लेकिन वो 2 सेकंड के आई कांटेक्ट के चक्कर में यहाँ पे सलोनी की नींद उड़ चुकी थी। हाँ, कहीं 3:30-4 बजे तक कहीं जाके सलोनी हमारी सोती है, क्योंकि उसका सोना भी लाजमी ज़रूरी था, क्योंकि वो नशे में थी और थोड़ा बहुत उसके सर में बहुत दर्द हो रहा था, बहुत ज़्यादा। सर फट सकता है ऐसा कुछ दर्द बोल सकते हैं ना, वैसा दर्द हो रहा था, कुछ वैसे ही दर्द में थी वो। तो वो क्या करती है, वो अपने सर को पकड़ते हुए बेड पे जैसे बैठने और लेटने वाली पोजीशन होती है ना, वैसे पोजीशन में वो लेट सो जाती है। दूसरे दिन सुबह 6:30 बजे तक ही हमारी रोशनी और नताशा आती है, बेल रिंग करती है। तो सलोनी की मॉम दरवाज़ा खोलती है, देखती है तो दोनों को देख के शॉक हो जाती है। शॉक होते बोलती कि अरे तुम दोनों, तो रोशनी बोल पड़ती कि आंटी सलोनी, तो बोलती हाँ हाँ जाओ जाओ, कमरे में है वो, सो रही है शायद। रोशनी भी वही करती है। रोशनी और नताशा दोनों कमरे में जाते हैं तो देखते हैं कि जो सलोनी है वो अपने सर पे हाथ रखी हुई है और थोड़ा सा बैठने और थोड़े से लेटने वाले पोजीशन में वो सो रही है। तो ये देख के नताशा को थोड़ा सा बुरा लगता है, बोलती कि ये कौन सा पोजीशन है इसका सोने का, नया पोजीशन निकाला क्या सोने का इसने। तभी रोशनी बोलती चुप कर, कुछ भी मत बुलाकर। कहीं ना कहीं वो दोनों देख के समझ रहे थे कि जो सलोनी के सर में बहुत दर्द हो रही है। हाँ, उसके चेहरे पे देख के भी पता चल रहा था कि वो उस समय दर्द में है। रोशनी आती है, उसके पास बैठती है, सलोनी के हाथ पकड़ती है। तभी सलोनी थोड़ी सी हड़बड़ा के उड़ जाती है और उठते हुए देखती है कि रोशनी ने उसके हाथ पकड़े। जैसे ही रोशनी उसकी हाथ पकड़ती है तो उसके हाथ तप रहे थे, मानते जैसे एकदम तपते हुई चीज़ें होती ना, कुछ वैसा ही। तो सोचिए कितना तेज़ बुखार हो सकता है। सलोनी को कुछ उसी लेवल का बुखार था। तो जो रोशनी है वो जैसे ही ये देखती है, वो तुरंत उसके फोरहेड को टच करती है। फोरहेड को टच करते हुए ही वो बोलती कि तुझे बुखार है। तो वो क्या करती है, वो तुरंत भाग के आती है, सलोनी के मॉम को बोलती है आंटी एक काम करिए, फटाफट ठंडी पट्टी लेकर आइए जल्दी से। सलोनी की मम्मी बोलती क्यों बेटा क्या हुआ। तो बोलती है आंटी सलोनी की तबीयत ठीक नहीं है, उसको बुखार है। और जैसे ही उसकी मम्मी ये सुनती है, वो क्या करती है, फटाफट जो हम लोग बुखार पे पट्टी लगाते हैं वो पट्टी लेकर आती है। और उसी टाइम पे जो नताशा है वो डॉक्टर को कॉल कर चुकी थी। डॉक्टर भी आते हैं, थोड़ी सी दवाइयाँ देते हैं, उनको रेस्ट करने के लिए बोलते हैं। डॉक्टर बताते हैं कि इन्होंने कुछ ज़्यादा ही किसी चीज़ को लेकर ज़्यादा ही स्ट्रेस ले लिया है, वो स्ट्रेस के साइड इफ़ेक्ट है कि इनको बुखार आया है। तभी जो रोशनी है वो बोल पड़ती कि डॉक्टर पर इनको ज़्यादा जल्दी बुखार आता नहीं है पर। तो बोलते कि हाँ, वो शायद इन्होंने किसी चीज़ का बहुत ज़्यादा स्ट्रेस लिया। मैंने बोला तो शायद इसी वजह से ऐसा हुआ है। मैंने दवाई लिख दी है, आप ये दवाई इनको दे दीजिएगा, एक नाश्ते के बाद और एक 2 घंटे बाद, नाश्ता करने के 2 घंटे बाद। तो डॉक्टर भी इतना बोल के चला जाता है। नताशा वो चीज़ों को नोट कर लेती है, वो नोट करते हुए ही बोल देती है कि अब चल दवाई लेकर आते हैं। तो जो सलोनी है वो बोलती कि कहाँ जा रहे हो तुम लोग। तो बोलती कि दवाई लेकर आते हैं। और नताशा वैसे ही करती है। नताशा क्या करती है, वो बाहर जाती है, घर के थोड़ी सी, ज़्यादा नहीं, थोड़ी सी दूर पे ही एक मेडिकल थी। तो एक्चुअली उनका घर भी उनके मेडिकल जो शॉप थे उनके बाजू में ही उनका घर था। तो नताशा उनके घर में जाती, क्योंकि सुबह सुबह मेडिकल शॉप ओपन होना दिस इज़ इम्पॉसिबल। तो वो क्या करती है, उनके घर में जाती है, उस आदमी को वो दवाई दिखाती है। तो वो आदमी क्या करता है, वो अपने कनेक्टेड था, तो वो क्या करता है कि जाके वो दवाई लेकर आके देता है। नताशा उसको पैसे देती है, वो घर पे आती है और उसको दवाई देती है। वैसे ही होती है सारी चीज़ें। जो नताशा है वो लेकर आके दवाई देती है और जो सलोनी होती है वो क्या करती है, वो उसकी मम्मी कुछ लेकर आती है, देती है खाने के लिए। सलोनी कुछ खाती है, खाने के बाद वो दवाई लेती है। दवाई लेने के बाद वो थोड़ा सा रेस्ट लेती है, थोड़ा सा, ज़्यादा नहीं, थोड़ी सा रेस्ट लेती है, बोल सकते हैं 15-20 मिनट का। और जो रोशनी और नताशा है वो लोग नीचे आते हैं। थोड़ी देर आंटी से बात कर रहे थे, तकरीबन जब तक वो रेस्ट ले रही थी तब तक। उसके बाद पता नहीं क्या होता है, जो हमारी सलोनी थी वो क्या देखती है सपना ऐसा कि वो बहुत हड़बड़ा के उठती है। और हड़बड़ा के उठते ही वो बोलती नहीं ऐसा नहीं हो सकता, और जैसे थोड़ा सा चिल्ला के ही बोलती है। तो रोशनी देती है, उसके कान में ये आवाज़ जाती है और वो भाग के ऊपर आती है। और जैसे ही भाग के ऊपर आती है तो देखती है कि जो सलोनी है उसकी हालत बेहद ख़राब है।
सलोनी के माथे पे पूरा पसीना था, सलोनी के होंठ काँप रहे थे, उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। काफ़ी ख़राब कंडीशन में थी सलोनी उस समय, बहुत ही ख़राब। वो बहुत डर चुकी थी। तभी रोशनी आती है कि उसके गाल पे थपथपाती है, थपथपाते हुए बोलती कि क्या हुआ है तेरे को, ठीक है तो क्या हुआ है तेरे को, तो क्या, मैं देख मैं यहाँ पे हूँ, कुछ नहीं हुआ है, देख मैं यहाँ पे हूँ, कुछ नहीं हुआ, क्या हुआ है, क्या हुआ है, क्या हुआ है सलोनी, क्या हुआ है, बोलना, ठीक हो सब, क्या हुआ है सलोनी। सलोनी इतनी ज़्यादा डर चुकी थी कि वो उसे कस के गले लगा लेती है, कस के। कहीं ना रोशनी को थोड़ी सी इशू हो रही थी, लेकिन वो अपने इशू को साइड में रख के वो भी उसे हग बैक करती है, उसके सर पे सहलाते हुए कि क्या हुआ है, क्या हुआ है सलोनी, क्या हुआ है, बता ना क्या हुआ है, सब ठीक है ना, क्या हुआ है, क्या देखा तूने ऐसा, क्या हुआ है, बोल ना क्या हुआ है। तो जो सलोनी है वो कुछ बोलती तो नहीं है, लेकिन वो उसे हग करके कहीं ना कहीं उसके आंखों से आंसू गिर रहे थे। और रोशनी के भी जैसे ही उसके आंखों में आंसू देखते तो उसके भी आंखों से आंसू निकलने लगते हैं। अब क्या करे, प्यार जो बहुत करती है। एक्चुअली सलोनी, रोशनी और नताशा, इन तीनों का रिश्ता कुछ ऐसा है कि नताशा और रोशनी की जान बसती है सलोनी में, और सलोनी की जान बसती है इन दोनों में। तीनों के बीच में इतना गहरा प्रेम है कि शायद ही कोई और समझ सके, क्योंकि तीनों की ना, ऐसा बोल सकते हैं बहन वाला वाइब्स आता है। एक्चुअली रोशनी तो है बहन, लेकिन नताशा बहन नहीं है, लेकिन बहन से भी कुछ कम नहीं है। नताशा बहुत मानती है और ऐसी चक्कर में नताशा भी ऊपर आती है। नताशा, क्योंकि वो भी जब रोशनी भाग के गई थी, एक्चुअली सलोनी की मॉम किचन में थी, नताशा और रोशनी लोग नीचे बैठ के कुछ बातें कर रहे थे, तो सलोनी है वो आवाज़ उसी टाइम पे करती तो रोशनी भाग के जाती, तो पीछे पीछे नताशा भी भाग के आती, देखती है ये रोशनी, सलोनी जो है वो रोशनी को कस के गले लगा रखी है, तो वो भी आके पीछे से हक करती है, वो कि क्या हुआ इसे, कि क्या हुआ इसे, बोलना। वो रोशनी की तरफ ये देख के बोलने लगती है, तो जो रोशनी है वो आंखों से इशारा बोलती है कि शांत हो जा, कुछ नहीं हुआ है। और वैसा ही होता है चीज़ें सारी। वो भी, नताशा भी थोड़ी सी घबरा चुकी थी, कहीं ना कहीं वो भी सलोनी को हक कर लेती है पीछे से, टाइटली वाली। तीनों ही हक करके रखे थे सलोनी को, मतलब दोनों ही, सॉरी। थोड़ी देर ऐसे ही होते हैं, फिर सलोनी थोड़ी सी नॉर्मल होती है, नॉर्मल होते ही वो देखती है रोशनी और नताशा की तरफ। रोशनी और नताशा की आंखों में आंसू भरे हुए थे और वो दोनों ही बड़े ही कंसर्न वे में देख रहे थे सलोनी को। नताशा तो बोल पड़ती है, यार क्या हुआ है, तो ठीक है ना, क्या हुआ, क्या देख लिया तूने, कुछ ऐसा क्या देखा तूने, बता ना क्या हुआ है। जैसे ही सलोनी देखती है कि नताशा बहुत ज़्यादा पैनिक कर रही है, तो वो क्या करती है, उसे थोड़ा सा शांत करती बोलती कि मैं ठीक हूँ, कुछ नहीं हुआ है, शांत हो जा, शांत हो जा। तभी रोशनी बोल पड़ती कि तेरी ना ये सारी हरकतों की वजह से ना किसी दिन हमारी जान लेकर मानेगी। जैसे ही वो बोलती है तो सलोनी क्या करते है, उसके शोल्डर पे मारते हुए बोलती कि ऐसी बकवास तूने आज बोल दी, अगली बार से मत करना, नहीं तो ना मुझसे बुरा और कोई नहीं होगा तेरे लिए। तभी नताशा बोलती कि सही तो बोला उसने, तेरी इन्हीं सारी हरकतों की वजह से ना किसी दिन हमारी, जैसे ही वो जान आगे के सेंटेंस कंप्लीट करती, तभी जो सलोनी है उसके मुंह पे हाथ रखते बोलती बस मत बोल, चुप हो जा, मत, कुछ नहीं। तो नताशा चुप हो जाती है। वैसे ही होता है, सलोनी जो होती है वो उठती है, वो फ्रेश होने जाती है, तो रोशनी बोल पड़ती कि देख तुझे बुखार है तो अभी फ्रेश मत हो, बोलती कि थोड़ा सा फ्रेश हो जाने दे, मुझे अच्छा नहीं लग रहा है। तो वो लोग भी समझते हैं। रोशनी जाती है, फ्रेश प्रॉपरली नहीं, मतलब शावर नहीं लेती है वो, मतलब हाथ पैर जैसे धोते हैं वैसे धो के वो बाहर आती है, कपड़े चेंज करती है, कपड़े चेंज करके वो नीचे आती है। तो रोशनी बोल पड़ती है कि तू ठीक है ना, कॉलेज जा सकती है कि नहीं जाती है। तो पता नहीं क्यों सलोनी थोड़ी से पॉज होते हुए कुछ सोचते हुए बोलती कि जाना तो है आज कॉलेज, ज़रूरी है। और वैसा ही होता है, रेगुलर रूटीन की तरह फिर चीज़ें ये लोग नाश्ता करते हैं और वैसे ही वो लोग चले जाते हैं। नताशा की कार में बैठते ये लोग कॉलेज पहुँचते। दूसरी तरफ हमारी बरखा भी कुछ ऐसी चीज़ें थी, वो उठती है, फ्रेशअप होती है। एक्चुअली सलोनी ने थोड़ी सी नींद तो ले ली थी, बरखा ने तो वो भी नहीं ली थी। बरखा पूरी रात जागी थी, वो बहुत परेशान थी। शायद उसके चेहरे से देख के कोई बता सकता है, चेहरे से देख के नहीं, सॉरी, उसकी आंखों में देख के कोई भी समझ सकता है कि वो पूरी रात सोई नहीं, क्योंकि उसकी आंखों के नीचे डार्क सर्कल आ चुके थे, उसकी आंखों के नीचे स्क्विंस आ चुके थे। वो काफ़ी परेशान थी और कहीं ना कहीं ज़्यादा रोने की वजह से, ज़्यादा स्ट्रेस लेने की वजह से उसकी आंखें लाल भी थी। वो फ्रेश होती है, वो नीचे आती है, नाश्ता करती है। प्रकाश एक बार उसको देखता है और वो पूछ भी लेता है कि
तू ठीक है? तो वो बोलती है कि हाँ मैं ठीक हूँ भाई। और ऐसा ही होता है, वो लोग क्या करते हैं, वो लोग निकल जाते हैं। प्रकाश पहले निकल जाता है और बरखा बाद में। एक्चुअली प्रकाश और बरखा का कुछ ऐसा चीज़ थी कि बरखा बिल्कुल नहीं पसंद है कि कोई उसके साथ उसके कार में जाए, उसके घर वालों से ज़्यादा कुछ रिलेटेड। इसीलिए, और प्रकाश ये चीज़ें अच्छे से जानता था, इसीलिए प्रकाश और बरखा कभी ज़्यादा एक साथ जाते नहीं थे, दोनों अलग अलग जाते थे। और वैसे आज भी होता है, प्रकाश पहले निकल जाता है और बरखा बाद में। वहाँ से निकलते हैं, कॉलेज यूनिवर्सिटी के गेट के सामने दोनों ही खड़े थे, तभी हमारी सलोनी जी आती है, एंटर करती है। सलोनी को देख के लग रहा था कि वो काफ़ी स्ट्रेस में है, बहुत ज़्यादा परेशान है। सलोनी के चेहरे से पता चल रहा था। प्रतिभा देखते ही एक बार सलोनी की तरफ देखती है तो एक बार बरखा की तरफ देखती है कि दोनों ही बहुत परेशान हैं। तो पूछ लेती है बरखा से, सब ठीक तो है ना, कल रात कुछ हुआ था क्या? एक्चुअली प्रतिभा को सारी चीज़ें पता थी, बट होता है ना कि कहीं ना कहीं चीज़ों को, तो उसी वे में वो पूछती है, लेकिन बरखा उसे कोई जवाब नहीं देती। बरखा एक बार देखती तो है, लेकिन दूसरे पर अपने चेहरे को घुमा लेती है और वो आर्यन से बात करने लगती है। जो सलोनी थी वो बरखा की तरफ एक बार देखती तो है, वो देखती है कि बरखा काफ़ी परेशान है। देख के लग रहा था कि बरखा पूरी रात सोई नहीं है, और ये देखते हुए पता नहीं क्यों सलोनी की आंखों से एक बूंद आंसू गिर जाते हैं, जिसे प्रतिभा नोट कर लेती है। और वो कुछ बोलती नहीं है, प्रतिभा देखती है लेकिन वो चुप थी। सलोनी देखती है कि अभी भी बरखा ने उसे देखा नहीं एक बार भी, तो वो क्या करती है, रोशनी और नताशा का हाथ पकड़ती है और वहाँ से सीधा क्लास में चली जाती है। बरखा ये देखती है कि सलोनी जा चुकी है, तो वो भी क्लास में आ जाती है। एक्चुअली सलोनी पहले पहुंच गई थी, सलोनी आके बैठ चुकी थी। सलोनी आती है, बैठती है और देख रही थी। बरखा आती है लेकिन एक बार भी सलोनी की तरफ नहीं देखती है। वो तो सलोनी को पता नहीं क्यों ये चीज़ें बहुत तकलीफ दे रही थी, मानो उसके दिल पे कई खंजरों से वार हो रहा था। बरखा की इग्नोरेंस मानो वो बर्दाश्त ही नहीं कर पा रही थी। ऐसा ही कुछ था। बरखा आती है, बिना देखे ही सलोनी के वो पीछे बैठ जाती है, जैसा उसकी प्लेस पे। एज यूजुअल लेक्चर शुरू होते कई बार सलोनी देख चुकी थी बरखा की तरफ, लेकिन बरखा ने एक बार भी सलोनी की तरफ नज़र उठा के नहीं देखी थी। और कहीं ना कहीं ये सारी चीज़ प्रकाश, प्रतिभा और रोशनी, नताशा, ये लोग सब लोग नोट कर रहे थे। ऐसा नहीं है कि ये सब लोग नोट कर रहे थे, शनाया भी। आर्यन चुप था, थोड़ा सा। आर्यन ज़्यादा था नहीं, कुछ बोल नहीं रहा था, लेकिन आर्यन चीज़ों को समझ रहा था वो, लेकिन वो चुप था। वैसे ही होती हैं सारी चीज़ें। फिर उसके बाद रिसर्च होते हैं। रिसर्च में क्या होता है कि जो बरखा है ये सब लोग कैंटीन में चले जाते हैं, एज यूजुअल जैसे जाते हैं। लेकिन जो सलोनी है वो क्या करती है, रोशनी और नताशा को ये बोल के निकल जाती है कि यार मैं आती हूँ थोड़ी देर में। और ऐसा ही होता है, वो निकल जाती है। कहाँ जाती है ये तो सलोनी ही जाने। ऐसे करते करते आधे घंटे बीत जाते हैं, रिसर्च ख़त्म होने आ जाता है, लंच आवर ख़त्म हो चुका था, लेकिन अभी तक सलोनी का कोई पता नहीं था। अब रोशनी और नताशा थोड़े से घबरा जाते हैं, और घबराते हुए वो लोग क्या सोचते हैं कि शायद वो कैंटीन में गई हो बरखा से बात करने के लिए। वैसे ही वो लोग कैंटीन में जाते हैं। बरखा देखती है कि रोशनी थोड़ी परेशान है, तो परेशानी को देखते हुए ही बरखा पूछ लेती कि क्या हुआ है। तो रोशनी बोल पड़ती है कि तभी रोशनी कुछ बोलेगी, तभी नताशा बोल पड़ती कि तुम्हारे वजह से, तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है, हाँ तुमने मतलब क्या चाहती क्या हो, हर बार उसे तकलीफ़ क्यों देती हो। अब कहीं ना कहीं यही सारी चीज़ें तो बरखा सोच रही थी, और नताशा का ये बोलना काफ़ी हर्ट कर रहा था बरखा को। लेकिन तभी जो रोशनी है नताशा को हाथ पकड़ के कस के दबाती है और इशारे में ही बोलती कि तू चुप हो जा। और उसके बाद रोशनी बोलने पड़ती है कि अभी तक सलोनी मिल नहीं रही है। वो बोल के गई थी कि मैं आती हूँ थोड़ी देर में, लेकिन वो कहाँ गई है कुछ पता नहीं, हम लोग बहुत ढूंढ रहे हैं। अब ये जैसे ही सुनती है मानो बरखा के होश उड़ चुके थे। बरखा खड़ी हो जाती है और बोलती कि क्या मतलब वो नहीं मिल रही है। तो रोशनी बोलती कि हाँ हम लोग पिछले आधे घंटे से ढूंढ रहे, हर जगह ढूंढ चुके। तो बरखा बोलती कि ऐसे कैसे नहीं मिल रही है। और ऐसे ही सुनते ही वो वहाँ से भागती है,
तुरंत प्रतिभा ये सारी चीज़ें सुन चुकी थी, तो प्रतिभा, उसके दोस्त, सभी लोग ढूंढना शुरू कर चुके। हर लोग कहीं ना कहीं ढूंढ रहे थे, सब लोग। जो बरखा है वो हर जगह, कॉलेज की लॉबी में, क्लासरूम में, जो लैब सेक्टर थे उसमें, लाइब्रेरी में, कंप्यूटर लैब में, स्पोर्ट ग्राउंड्स में, हर जगह ढूंढ चुकी थी, हर जगह। वो भाग भाग के ढूंढ रही थी, उसकी आंखों से एक टक आंसू गिर रहे थे और वो एक ही आवाज़ लगा रही थी कि सलोनी जी कहाँ पर हो आप, एक बार मिल जाओ प्लीज़। सलोनी जी आप सुन रही हो, सलोनी। ऐसे बोलते बोलते चिल्ला चिल्ला के वो हर जगह ढूंढ रही थी, लेकिन मजाल है सलोनी मिल जाए। तो वो क्या करती है, हमारे स्पोर्ट ग्राउंड पे ही एक कनेक्टेड सीढ़ी थी टेरिस के लिए, दूसरी टेरिस थी ये, बता दे। एक टेरिस है जो लॉक रहता है हमेशा, और एक टेरिस थोड़ा ओपन रहता है। उसी टेरिस पे वो गई थी। उसी टेरिस पे वो जाती है, सीढ़ियों से जाती है, तो देखती है कि हर जगह देखती है, लेकिन टेरिस पे से कोई दिखता नहीं है। लेकिन टेरिस के एक कोने में एक लड़की का जो होता है दुपट्टा, वो दिखता है उसे। तो क्या करती है, भाग के उधर आती है, तो देखती है कि जो सलोनी है वो अपनी आंखें बंद करके उस सीट पे बैठी हुई है। जैसे ही ये देखती है बरखा, तो पहले एक सुकून वाली सांस लेती है और फिर वो चिल्ला पड़ती है, तुम्हें प्रॉब्लम क्या है तुम्हारी? हाँ, परेशान करने का ठेका लेकर रखी हो क्या मुझे? बता दो मुझे यार, जान लेकर मानोगी क्या? कब तक चीज़ें ऐसी रहेंगी यार? हद हो गई तुम्हारी सारी चीज़ों की। तुम्हें चीज़ें समझ में भी आ रही है, तुम्हारे लिए कौन कितना परेशान हो रहा है। वहाँ पे रोशनी तुम्हें ढूंढ रही है, नताशा तुम्हें ढूंढ रही है, सबके सब लोग तुम्हें ढूंढने पे बैठे हुए हैं, और तुम यहाँ पे बैठी हुई हो आंखें बंद करके। जैसे ही सलोनी ये बरखा की आवाज़ सुनती है, वो आंखें खोलती है, तो बरखा देखती है कि उसकी आंखें काफ़ी लाल हुई पड़ी है, उसकी आंखों में आंसू थे। लग रहा था कि सलोनी बहुत तकलीफ में है। तो बरखा क्या करती है, वो चुप हो जाती है जैसे उसकी आंखों को देखती है। तो सलोनी खड़ी हो जाती है और खड़े होते ही पूछती है कि तुम्हें क्या मतलब है, तुम क्यों परेशान हो रही हो? तुम जाओ, तुम जाओ, मैं कॉल करके उन्हें बता दूंगी। तभी बरखा बोलती है, मजाक चालू है क्या? हाँ, कोई इंसान तुम्हारे लिए इतना परेशान हो रहा है और तुम्हें उसकी कदर नहीं है। तभी रोशनी बोलती कि अच्छा, तुम्हें कौन सी कदर है, तुम्हें कौन सी कदर है? तभी बरखा बोलती कि क्या बकवास है ये सब। तभी सलोनी जो है बोलती कि हाँ देखो, जब बात खुद पे आ गई तो अब ये बकवास हो गई। और थोड़ा सा पुश करते हुए बोलती है कि तुम जाओ यहाँ से, मुझे अभी किसी से कोई बात नहीं करनी। लेकिन जो बरखा है वो चाहती ही नहीं है, वो उसका हाथ पकड़ते हो अपनी तरफ खींचते हुए बोलती क्या चाहती हो तुम, क्या चाहती हो? तभी सलोनी बोलती कि क्यों, तुम्हें मेरी आंखों में नज़र नहीं आता कि मैं क्या चाहती हूँ? हाँ ठीक है, तुम्हें नहीं पता तो चलो मैं आज क्लियर कर देती हूँ। मैं तुम्हें चाहती हूँ, तुमसे मोहब्बत करती हूँ, तुम्हें चाहती हूँ। कर पाओगी मोहब्बत? जो मैं चाहती हूँ वो दे पाओगी? तभी बरखा थोड़ी सी पीछे हट जाती है, बोलती कि देखो ये सब बातें मत करो, एक यूनिवर्सिटी है और चलो क्लास में चलते। तभी बरखा बोलती कि तभी सलोनी बोल पड़ती है, देखा जब बात खुद पे आ गई तो तुमने कदम पीछे ले लिए। क्यों बरखा, क्या मैं जान सकती हूँ इसके पीछे का क्या वजूद है, क्या रीज़न है? तभी बरखा बोलती कि देखो ये सब फालतू बातें मत करो, चलो हम लोग क्लास में चलते हैं। और ऐसा बोलते हुए उसका हाथ पकड़ के लेकर जाने ही लगती है। तभी सलोनी जोर से उसका हाथ झटकती है और बोलती कि मुझे कहीं नहीं जाना, मुझे कहीं नहीं जाना, तुम्हें जाना है ना तुम जाओ, मुझे नहीं जाना। और हाँ, तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हें यूज़ कर रही हूँ या कुछ भी ऐसा जो कि तुम्हारे दिल में, उसके सीने के साइड पे पॉइंट ऑफ व्यू करते बोलती है कि अपनी उंगली से थोड़ा सा प्रेस करते हो और पॉइंट ऑफ व्यू करते बोलती है कि तुम्हें लगता है ना मैं तुम्हें इस्तेमाल करती हूँ, तो नहीं करूँगी। जैसे ही ये बोलती है बरखा को मानो पता नहीं किस बात का थोड़ा सा गुस्सा आ जाता है और वो बोल पड़ती इस्तेमाल, तुम पागल हो, कैसी बातें कर रही हो, तुमने कब मुझे इस्तेमाल किया? तभी सलोनी बोलती हाँ कल तुमने मुझे इसी वे में कुछ धक्का दिया था ना। तभी बरखा बोलती कि यार ऐसा कुछ नहीं है। तभी सलोनी बोलती कि ऐसा है, फिर बताओ ना मुझे बरखा, मुझे सुनना है, मुझे जानना है क्या चल रहा है तुम्हारे दिल में, क्या दिमाग में चल रहा है, तुमने कल मुझे इस तरीके से पुश क्यों किया था?
तभी बरखा बोलते थे देखो ये सब बातें मत करो, चलो हम लोग क्लास में चलते हैं। तभी उन्होंने देखा, तभी बरखा बोलती कि चल रही हो कि नहीं, तो भी सलोनी बोलती कि मुझे नहीं जाना, तुम्हें जाना तो जाओ। तो बरखा है वो थोड़ी सी गुस्से में आ जाती है, बोलती कि चाहती क्या हो तुम? बोलती क्या चाहती हूँ, अभी तो मैंने तुम्हें बताया मैं तुम्हें चाहती हूँ, कर पाओगे मुझसे मोहब्बत? तभी बरखा बोलती कि देखो ऐसा कुछ नहीं हो सकता, मुझे तुमसे कोई प्यार नहीं। तभी सलोनी बोलती अच्छा तुम्हें मुझसे कोई प्यार नहीं है? तो बोलती हाँ नहीं प्यार है। तो बोलती ठीक है। उसे क्या करती है, उसके कॉलर को पकड़ती है और अपनी तरफ थोड़ी सी पुल करते हुए अपनी आंखें उसकी आंखों से मिलाते हुए बोलती कि जब तुम्हें मुझसे प्यार नहीं है तो मेरी आंखों में देख के बोलो कि यू डोंट लव मी, से यू डोंट लव मी। बरखा उसकी आंखों में देखती तो है, लेकिन पता नहीं सलोनी की आंखों में कौन सी कशिश थी कि बरखा उसकी आंखों में खोने लगती है। तभी सलोनी फिर से बोल पड़ती थोड़ी सी धीरे से कि बोलो। तभी बरखा जो थी उसे पता नहीं क्या होता है, वो थोड़ा सा दूर हो जाती है और बोलती देखो ये सब का कोई मतलब नहीं है, मैंने बोला ना आई डोंट लव यू, अपनी नज़रों को झुका के। तभी जो सलोनी है वो वहाँ से हट जाती है, बोलती कि तुम जाओ यार। पता नहीं तब बरखा को क्या होता है, वो सलोनी का हाथ पकड़ती है और अपनी तरफ खींचती है और खींचते हुए बोलती है कि चाहती क्या हो तुम? और ऐसा कह के सलोनी कुछ बोलने ही जाएगी कि जो बरखा है वो उसके होठों में होठ रखती थी और काफ़ी वाइल्ड किस थी वो, बोल सकते हैं। उसके लोअर लिप को काफ़ी बाइट कर रही थी। सलोनी को दर्द तो हो रही थी, लेकिन बोलते हैं ना कि तेरे इश्क का दर्द भी मीठा मीठा होता है, कुछ वैसी ही कंडीशन थी हमारे सलोनी जी की। उसको वो दर्द भी महसूस नहीं हो रही थी, उस दर्द को माने एंजॉय कर रही थी और वो भी थोड़ी देर बाद किस बैक करने लगती। दोनों की किस काफ़ी वाइल्ड एंड पैशनेट थी, बोल सकते हैं। और जो हमारी प्रतिभा ये लोग भी थे, ये लोग ढूंढते ढूंढते एक्चुअली टेरिस की तरफ आते हैं। तो जैसे ही ये सीन देखते हैं भाई साहब, जो नताशा है वो तो बोल पड़ती है भगवान हम लोग यहाँ पे लोगों को कब से ढूंढे जा रहे हैं और ये लोग यहाँ पे अपनी ही मूवमेंट बना रहे हैं। एक्चुअली जोर से बोलती है, लेकिन दोनों इतने मदहोश थे कि दोनों को सुनाई नहीं दे रहा था क्या चल रहा है, क्या हो, कोई पीछे देख रहा है नहीं देख रहा है, क्या कुछ नहीं। तो जो प्रतिभा है वो चीज़ों को थोड़ा सा समझती है और वहाँ से बोलती है कि चलो हम लोग यहाँ से चलते हैं, और सब लोग वहाँ से चले जाते हैं। ये लोग कुछ 5-10 मिनट तक किस करते हैं एक दूसरे को। तभी कुछ आवाज़ें होती है जिससे प्रतिभा जो सलोनी थी वो थोड़ी सी दूर हो जाती है और बरखा को थोड़ा सा पुश करते हुए बोलती कि मत करो प्लीज़ मत करो। और जो रोते हुए वहाँ से वो सीधा क्लासरूम में आ जाती। उसकी आंखों में आंसू भरे पड़े थे, बरखा के भी कहीं ना कहीं आंखों में आंसू थे। बरखा भी काफ़ी तकलीफ़ में थी, क्योंकि कहीं ना कहीं उसे भी तकलीफ़ होती थी जब भी वो सलोनी की आंखों में आंसू देखती थी। वैसे ही वो भी क्लास में आती है और वो लेक्चर भी कहीं ना कहीं सारी चीज़ें ख़त्म होती है, लेक्चर्स ख़त्म होते, यूनिवर्सिटी छूटती है। और जो बरखा है छूटने के बाद क्या होता है कि बरखा क्या करती है, ये लोग छूटते हैं और जैसे ही गेट पे आते हैं तो बरखा क्या करती है, जो सलोनी का हाथ पकड़ती है, हाथ पकड़ के वो अपनी कार में बैठाती है। तभी नताशा बोलती है, नताशा बोल पड़ती कहाँ जा रहे हो तुम लोग, तुम इसे लेकर। तभी बरखा बोलती कि क्या प्रॉब्लम है, बस इतना ही बोलती है। सब नताशा चुप। सलोनी एक तक बरखा को देख रही थी, कहीं ना कहीं वो भी चीज़ों को समझने की कोशिश कर रही थी कि आखिर इसके दिमाग में चल क्या रहा है। सलोनी जो बरखा है वो एक बार प्रतिभा की तरफ देखती है। प्रतिभा चीज़ों को शायद समझ चुकी थी। सलोनी को बरखा कार में बैठाती है, वो खुद ड्राइविंग सीट पे बैठती है और वो निकल पड़ती है। जो प्रतिभा है वो भी चीज़ों को समझते हुए बोलती है कि सब लोग इनके कार को फॉलो करते हैं। और वैसे ही होता है, ये लोग कार को फॉलो करते करते ये लोग पहुँचते हैं एक, बोल सकते हैं पैलेस जैसा कुछ था, लेकिन वो पैलेस नहीं था, एक फार्म हाउस था। बरखा का फार्म हाउस बोल सकते हैं उसे। वो और कोई जगह नहीं थी, बरखा का ही फार्म हाउस था। बरखा अपने फार्म हाउस में सबको लेकर आई थी। सलोनी बड़ी घूर घूर के देख रही थी बरखा को, और बरखा एक टक बाहर देख रही थी, मतलब सलोनी की तरफ नहीं देख रही थी, वो कहीं और देख रही थी। तभी सारे गाड़ियों के काफिला उसके पीछे आके रुकते हैं। प्रतिभा सब लोग उतरते हैं। उतरते ही जो नताशा है वो बोल पड़ती, ओ भाई साहब
ये क्या है। तभी शनाया बोलती है कि अगर तुम्हारे पास शायद दिमाग भगवान ने दिया होता तो तुम्हें दिखता कि ये एक फार्म हाउस है, मुझे तो यही दिख रहा है। तभी जो नताशा उसको एक गुस्से वाले लुक में देखती है तो शनाया थोड़ी सी चुप हो जाती है। तभी जो प्रतिभा है वो बोल पड़ती है, गाइस प्लीज स्टॉप इट। और इतना बोलते हुए वो आगे आती है। जो बरखा है वो क्या करती है, सलोनी का हाथ पकड़ते हुए वो अंदर लेकर आती है। मानो वहाँ पे मेड को भी पता था, वहाँ के जो मेड स्टाफ थे उनको पता था कि सलोनी आने वाली है, तो जो आते हैं वो लोग वेलकम करते हैं सलोनी का वेलकम करते हुए ही एक मेड बोल पड़ती है कि वेलकम मैम। सलोनी उसको तरफ देखती है, फिर बरखा की तरफ देखती है। बरखा चुप थी, उसे को समझ में वो चुप थी। और वो क्या करती है, सलोनी का हाथ पकड़ते हुए वो एक कमरे की तरफ उसे लेकर जाती है। वो कमरा थोड़ा सा बेसमेंट टाइप था, मतलब एक बेसमेंट जगह पे जैसे लेकर जाती है। वहाँ पे जैसे ही जाती है, यहाँ पे पीछे पीछे सभी लोग जाते हैं। जैसे ही सब लोग जाते हैं यहाँ पे, जैसे सलोनी वो कमरे के अंदर जाती है, देखती है तो उसके तो मानो रोंगटे खड़े हो चुके थे पूरी तरीके से। वो शॉक थी। और कहीं ना कहीं हमारी रोशनी और नताशा भी। नताशा तो बोल पड़ती है, ये क्या है। तभी सलोनी जाती है और एक टक देख रही थी। हाँ, वहाँ पे और कोई नहीं, रोहित था, जिसको बरखा ने बांध के रखा था। अब बरखा ने बांधा था या फिर प्रकाश ने, ये प्रकाश और बरखा ही जाने, लेकिन वो वहाँ पे था। और वो उसकी हालत ठीक नहीं थी, बोल सकते हैं। वो आधा जिंदा आधा मरा हुए हालत में था। उसके होठों के निचले वाले होठों से खून निकल रहा था। कहीं ना कहीं उसके बॉडी पे काफ़ी चोट के निशान भी थे। जिसे सलोनी देखते हुए बरखा की तरफ एक बार देखती है तो बरखा चुप थी। पता नहीं क्यों सलोनी एक टक गौर से, बड़ी घूर के, काफ़ी क्रूरता के साथ देख रही थी रोहित को। उसे पता नहीं क्या होता है, वो उसके पास जाती है, रोहित की शक्ल को देखती है। रोहित तब तक अपनी आंखें खोल चुका था। रोहित एक बार उसकी आंखों में देखता है तो देखता है कि सलोनी की आंखों में गुस्सा आ चुका था। बहुत गुस्से में थी सलोनी, बहुत गुस्से में। और शायद रोशनी ये पीछे से बोल पड़ती है कि अब जो होगा उसे कोई नहीं बचा सकता। जिसे ये सुनते हुए प्रतिभा पूछ पड़ती है, क्या मतलब। तो रोशनी, तभी नताशा बोल पड़ती है, देखो क्या होगा। सलोनी क्या करती है, वो बरखा के पास आती है। बरखा 2 कदम पीछे जाने लगती है तो जो बरखा का पैंट साइड था, जहाँ पे पैंट पहनते हैं, बरखा की वो साइड पकड़ती है और अपनी तरफ खींचती है और बोलती है, डोंट स्टे बैक, यहीं पे खड़ी रहो। बरखा खड़ी हो जाती क्योंकि बरखा देख सकती थी कि सलोनी की आंखों में बहुत गुस्सा था। उसकी आंखें लाल हो चुकी थी, इतनी लाल कि शायद अगर कोई इंसान काफ़ी गुस्से में आने के बाद भी शायद उतनी आंखें लाल नहीं होंगी उतनी जितनी आंखें लाल हो चुकी थी उसकी। बरखा देख सकती थी। बरखा चुपचाप खड़ी थी। सलोनी क्या करती है, बरखा ने एक बेल्ट पहनी थी ब्लैक कलर की। वो क्या करती है, वो बेल्ट को खोलती है और एक ही बार में से खींच के निकाल देती है और एक ही बार में वो बेल्ट भी निकल जाती है। वो अपने बेल्ट को अपने हाथ में एडजस्ट करते हुए वो रोहित के पास जाती है और बड़ी क्रूरता से उसे देखती है। उसके जो कॉलर था, शर्ट का कॉलर, उसे पकड़ती है और एक साइड पे, उस चेयर पे एक साइड पे थोड़ा सा पैरों को एडजस्ट करते हुए वो बोलती है कि हाउ डेयर यू टू टच मी, हाउ डेयर यू। और उसे पता नहीं कौन सा गुस्सा आता है और वो बेल्ट उठाती है और रोहित को मारने लगती है। काफ़ी क्रूरता से मार रही थी रोहित को। रोहित के मुंह से चीखें निकल रही थी बहुत ज़ोर ज़ोर से। और थोड़ी देर तक मारने के बाद पता नहीं बरखा क्या करती है, वो जाती है पीछे से सलोनी को पकड़ लेती है। मानो शांत कराने की कोशिश में थी वो शांत करा नहीं पा रही थी। काफ़ी ज़ोर ज़ोर से जो थी सलोनी, वो मार रही थी उसको। तो बरखा क्या करती है, उसे पीछे करती है। प्रतिभा भाग के आती है, उसके हाथ से वो बेल्ट छुड़ा लेती है। जैसे ही ये होता है, पता नहीं क्यों सलोनी को कौन सा दर्द था, कौन सा गुस्सा था, क्या था, सलोनी वहीं पे चीख के रो देती है। उसका वो चीख के रोना मानो सबके दिल में अजीब सी दर्द पैदा कर चुका था।
सबकी आंखों में आंसू आ चुके थे, मानो वहाँ की दीवार भी रो रही थी उसके उस चीख को सुनकर। वो क्या करती है, बरखा के शर्ट के कॉलर को पकड़ती है और वो रो देती है, उसके सीने में अपना सर एडजस्ट करके काफ़ी ज़ोर से रोती है, जिसे सुनते हुए मानो बरखा के दिल पे कई खंजरों से वार हो रहा था। वो समझ नहीं पा रही थी कि क्यों, क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, लेकिन बस वो संभालने की कोशिश कर रही थी सलोनी को, लेकिन सलोनी जी थी वो संभल नहीं पा रही थी। तो प्रतिभा सारी चीज़ों को, प्रतिभा, रोशनी, सब लोग समझते थे चीज़ों को। तो वो लोग क्या करते हैं, वो लोग बाहर आ जाते हैं। जो बरखा थी वो भी समझती है, तो वो क्या करती है, सलोनी को अपने गोद में उठा लेती। तभी भी सलोनी की आंखों में आंसू गिर रहे थे। वो क्या करती है, कमरे में लेकर जाती है सलोनी को, और सलोनी को बस कमरे में लेकर जाती है, थोड़ा सा डोर क्लोज करती है। सलोनी जी थी वहाँ पे फ्लोर के बैठ वो रोने लगती है, चीख चीख के रो रही थी, और वो बोल रही थी कि मुझे मत छुओ, प्लीज़ मत छुओ, मत छुओ, प्लीज़ मत छुओ, मैं किसी को नहीं बोलूँगी, मत छुओ, प्लीज़ मत छुओ, प्लीज़ मत छुओ ना। ये बोलते बोलते वो रो रही थी, बहुत रो रही थी। तो जो सलोनी है वो उसे क्या करती है, वो उसे अपने पास अपने सीने में ग्रैब करके रखी थी, मानो कि ये सीना जो है वो तुम्हारे लिए है, तुम अपने सर को टिका के इसमें जितना रोना है रो लो। काफ़ी दर्द हो रहा था बरखा को, लेकिन उस समय अपने दर्द को साइड में करके वो उसको कंसोल करने में लगी थी। कहीं ना कहीं वो भी समझ रही थी चीज़ों को कि शायद कुछ तो है, और वैसा ही होता है। जो सलोनी थी वो उसके सीने में कहीं ना कहीं अब बच्चों की तरह छुप जाती है, और वो रोती है। तकरीबन आधे घंटे वो रो रही थी, और आधे घंटे रोने के बाद वो इतनी ज़्यादा थक चुकी थी कि वो शांत हो जाती है। उसके सर में भी दर्द था, एक्चुअली उसकी तबीयत रात से ही ठीक नहीं थी। तो वो कहीं ना कहीं रोते रोते वो उसके सीने में सर रख के सो चुकी थी। जैसे ही बरखा को कोई ज़्यादा हलचल महसूस नहीं होती है, तो वो एक बार सलोनी की तरफ देखती है, तो सलोनी को देख पा रही थी कि सलोनी के चेहरे पे कितना दर्द है। उसके वो चेहरे पे दर्द देख के पता नहीं क्यों बरखा को बहुत दर्द हो रही थी अपने दिल में। उसे लग रहा था कि कोई कई तीरों से, कई खंजरों से उसके दिल पे वार कर रहा था। इतना दर्द उसको हो रहा था कि उसकी आंखों से भी आंसू बह रहे थे। तो वो क्या करती है, सलोनी को वहाँ पे जो बेड था वहाँ पे उसको लेटाती है। थोड़ा सा उसको जो होता है, थोड़ा सा बैठने और लेटने वाली चीज़ों में थोड़ा सा एडजस्ट करके वैसे करती है। सलोनी थी वो थोड़ा सा जब हलचल महसूस करती तो अपनी आंखों को थोड़ा सा खुलती है, थोड़ी सी खुलती है। कहीं ना कहीं अपने टिमटिमाती आंखों से वो एकटक बरखा को देख रही थी। बरखा क्या करती है, वहाँ पे एक दवा थी, क्रोसिन बोल सकते हैं, क्रोसिन या कॉमिफ्रिन कुछ था। वो क्या करती है, उसको थोड़ा सा पाउडर जैसा करके वो ग्लास के पानी में मिक्स कर देती है, उसे पिला देती है, क्योंकि उससे पता है कि वो दवा नहीं खा पाएगी अभी। वैसे ही होता है, वो क्या करती है, वो मिक्स करके उसे पानी में दे देती है और पी लेती है। और पीने के बाद जो सलोनी है वो सो जाती है पूरी तरीके से, बरखा की बाहों में अपने आप को छुपाकर। बरखा भी चीज़ें समझ रही थी। थोड़ी देर तक तो उसको सुलाते, उसके सर पे सहला रही थी, और फिर उसके बाद थोड़ी देर बाद वो बाहर आती है। दूसरी तरफ जो प्रतिभा थी वो रोशनी और नताशा की तरफ देख रही थी। रोशनी और नताशा एकदम शांत हो चुके थे, बहुत चुप थे। वो लोग आते हैं, हॉल में बैठते हैं। कहीं ना कहीं प्रतिभा जानने की कोशिश तो कर रही थी कि क्या हुआ है, ऐसा क्या हुआ है, लेकिन वो लोग कुछ बोल नहीं रहे थे। तभी जो हमारी बरखा है वो बाहर आती है, तो वो देखती है कि प्रतिभा पूछ रही है कुछ, लेकिन रोशनी नहीं और नताशा दोनों में से कोई कुछ नहीं बोल रहा। जो प्रकाश था वो जा चुका था, क्योंकि उसे कोई कॉल आ जाता है उसके डैड का, तो वो जा चुका था। और जो आर्यन था, जैसे ही बरखा बाहर आती है तो कुछ बात करने जाएगी, तभी आर्यन के फ़ोन पे भी कॉल आता है, तो आर्यन भी वहाँ से निकल जाता है ये बोल के कि मम्मी की तबीयत ठीक नहीं थी, मैं भी तो वैसे तुम लोगों को लेकर जाता, घर में कुछ काम थे, लेकिन तुम लोग यहाँ की चीज़ों को हैंडल करो, मैं जाता हूँ, देखता हूँ। और ये बोल के वहाँ से चला जाता है। बरखा भी चीज़ें समझ रही थी, वो बोलती कि ठीक है, कोई ज़रूरत पड़े तो बता देना। ऐसे ही होता है। आर्यन वहाँ से निकल जाता है। जो बरखा थी वो रोशनी के पास आती है।
रोशनी के पास आते ही हुए ही रोशनी और नताशा के सामने एक चेयर को रखती है और दोनों की हाथ को पकड़ते हुए बोलती कि क्या हुआ है। तभी रोशनी अपनी नज़रों को झुकाते हुए ही कुछ बोल नहीं रही थी। नताशा तो क्या करती है, अपनी आंखों को उठा के थोड़ी सी ही दर्द में बोल पड़ती, क्या जानना चाहती हो आप, क्या जानना चाहती हो? हाँ, कि आज जो वो तकलीफ सह रही है उस तकलीफ की वजह जानना चाहती हो? आपको पता भी है वो किस तकलीफ से जूझ रही है। तो बरखा थोड़ी सी शॉक होती है और वो पूछती है कि कौन सी तकलीफ, मुझे बताओगी? तभी रोशनी जो है वो नताशा का हाथ थोड़ी सी प्रेस करते हुए बोलती कि शांत हो जा। तो बरखा एक बार देखती है रोशनी की तरफ और वो बोलती कि बोलो मुझे, प्लीज़ मुझे जानना है। वो बोलती है कि जब हम लोग 10th में थे, हम 10th स्टैंडर्ड में थे, उस टाइम पे सलोनी बहुत खूबसूरत थी। कॉमन था कि बहुत सारे लड़के उसके पीछे लट्टू थे। बोल सकते हैं कि बहुत सारे उससे बहुत ज़्यादा उसे चाहते थे। काफ़ी लड़कियों की, इवन लड़कों की, बहुत लड़कों की क्रश थी। ऐसा ही था। हम सब लोग 10th में पढ़ते थे। हमारे क्लास में एक लड़का था गिरीश करके। वो लड़का भी सलोनी को बहुत पसंद करता था, बहुत ज़्यादा। कहीं ना कहीं वो सलोनी को इम्प्रेस करने के लिए वो हर एक चीज़ कर चुका था जिससे सलोनी इम्प्रेस हो, लेकिन सलोनी उसे ज़्यादा बात नहीं करती थी। एक दिन ऐसे ही होता है, हम लोग कॉलेज में एंटर करते हैं और कॉलेज में एंटर करते ही वो लड़का क्या करता है, एक्चुअली सलोनी की तबीयत ख़राब थी, वो 2 दिन से कॉलेज नहीं गई थी। तो वो 2 दिन बाद जैसे ही कॉलेज जाती है तो जो गिरीश था वो आके सलोनी को सीधा हक कर लेता है। और जैसे ही वो हक करता है, सलोनी को पता नहीं क्या था, वो ऑलरेडी बीमार थी, थोड़ी सी परेशान थी, तो वो क्या करती है, उसे पुश करती। गिरीश स्टेबल खड़ा नहीं था या फिर वो ज़ोर से पुश करती है, ये सलोनी जाने, लेकिन गिरीश गिर पड़ता है। गिरीश गिरता है तो गिरीश एक टक थोड़े से गुस्से में ही देखता है और बोलता है कि ये क्या था। तो सलोनी बोल पड़ती है, क्या बदतमीजी है ये, तुम ऐसे ही आके कैसे आप कर सकते हो। और उस टाइम पे जो सलोनी थी वो काफ़ी मस्तीखोर थी, जैसे कि अब है, शांत है, लेकिन पहले नहीं थी। वो काफ़ी मस्तीखोर थी, वो बातूनी थी, वो बात करती थी खुल के, वो सारी चीज़ों को खुल के एंजॉय करती थी, लेकिन उन हंसते के बाद नहीं हंसते। तो होता क्या है, जो गिरीश था वो खड़ा होता है, सलोनी का हाथ पकड़ता है और हाथ पकड़ते बोलते कि ये क्या किया तुमने अभी, देखो मैं तुमसे प्यार करता हूँ और तुम इतने दिन तो दिखी नहीं थी, तो मैं थोड़ा सा परेशान हो गया था। तभी सलोनी जो थी उसका हाथ झटकते बोलती कि परेशान हो गए थे तो आके नॉर्मली बात करो ना, ऐसे आके आप कौन करता है। तो जो गिरीश था वो उसके शोल्डर को टच करने जा रहा था, तभी पता नहीं वो सलोनी को बहुत गुस्सा आती है और गुस्से में ही एक खींच के उसके गाल पे लगा देती है। अब ये देखने के बाद जो था गिरीश, उसको बहुत गुस्सा आती है, बहुत गुस्सा आती है और सलोनी वहाँ से उसको मारने के बाद वहाँ से चली जाती है। तो गिरीश पता नहीं क्या होता है, वहाँ से चला जाता है। गिरीश कहाँ जाता है यह नहीं पता था। वो लेक्चर हम लोगों का ख़त्म होता है, वैसे ही कॉलेज हम लोगों का स्कूल भी ख़त्म होता है। हम लोग बाहर निकलते हैं। एक्चुअली जो सलोनी थी वो अपना पाउच क्लास में भूल चुकी थी, तो सलोनी जाती है अपना पाउच लेने के लिए। हम लोगों को बोल के जाती है, मुझे और रोशनी को, मुझे और नताशा को, कि मैं जा रही हूँ अपना पाउच लेने के लिए क्लास में। और वैसे ही होता है, वो जाती है अपना पाउच लेने के लिए और यहाँ पे हम लोग उसका इंतज़ार कर रहे थे। इंतज़ार करते तकरीबन आधे घंटे बीत चुके थे। तो हम लोग क्या सोचते हैं कि कहीं वॉशरूम तो नहीं चली गई। हाँ, नताशा भी यही बोलती है कि शायद वो वॉशरूम चली गई, चल हम लोग वॉशरूम जाके देख के आते हैं। और ऐसे ही होता है, वो लोग वॉशरूम में जाते तो देखते हैं सलोनी वहाँ पे है ही नहीं। तो वो लोग क्लास में आते हैं। क्लास में आते तो देखते हैं कि क्लास का जो डोर है वो बंद है और वो अंदर से बंद है। और जैसे ही वो लोग नॉक करने जाएंगे कि अंदर से आवाज़ें आ रही थी बचाओ की, चीखने की आवाज़ आई थी, चिल्लाने की आवाज़, बचाने की आवाज़ थी, मुझे कुछ मत करो प्लीज़, मुझे जाने दो प्लीज़, कुछ मत करो प्लीज़ ना। लेकिन
अंदर से वो आवाज़ें सुनने के बाद पता नहीं क्यों रोशनी और नताशा को क्या होता है, वो लोग दरवाजे को जोर जोर से नॉक करने लगते हैं, बहुत ज़ोर से। दरवाज़ा तकरीबन आधे घंटे और नॉक करने के बाद दरवाज़ा खुलता है। दरवाज़ा खुलता है तो जो रोशनी है वो देखती है जो गिरीश है उसके साथ 2 लड़के और थे, वो लोग अपने शर्ट के बटन को बंद करते हुए बाहर आ रहे थे। जैसे गिरीश था वो अपने शर्ट के बटन को बंद कर रहा था, एक लड़का अपने पैंट की जिप को लगा रहा था। जैसे ही ये देखती है नताशा को मानो खून सवार हो जाता है, और वो लड़कों से बात कर ही रही थी जो रोशनी है, मैं अंदर, रोशनी वो बोलती कि मैं अंदर जाती हूँ। और जैसे ही मैं वो नज़ारा देखी मानो मेरे पैरों के नीचे से ज़मीन खिसक चुकी थी। मेरे अंदर हिम्मत नहीं थी कि मैं जाके बात कर सकूं। तभी नताशा आती है मुझे संभालते हुए, वो बोलती कि क्या हुआ है, और तभी नताशा भी देखती है सामने का मंजर मानो हमारे लिए था नहीं हिम्मत लायक कि हम लोग आगे जाएं। जो रोशनी है वो अपने सर को समेटते हुए अपने दोनों पैरों के बीच में वो रो रही थी। उसके बाल खुले थे, वो काफ़ी परेशान, वो रो रही थी, वो टूट सी चुकी थी, उसके कपड़े इधर उधर बिखरे हुए थे। एक जगह दीवार के कोने में सिमटी हुई रोशनी बिना कपड़ों की थी। वो उसे इस हालत में देख के मेरे अंदर हिम्मत नहीं थी कि मैं उसके पास जाऊं, उसको कंसोल करूं, क्योंकि मेरे खुद पैरों में मानो जान ही नहीं बची थी। फिर भी कैसे कैसे हम लोग जाते हैं उसके पास, उसको कपड़े देते हैं, कहीं ना कहीं ओढ़ते हैं। जैसे ही सलोनी हम लोगों को देखती है वो टूट जाती है, हम लोगों की बाहों में बिखर सी जाती है पूरी तरीके से। वो चीख के रो देती है। उसकी वो चीख मानो हम लोगों के दिल पे कई खंजरों से वार कर रही थी। वो चीख इतनी दर्दनाक थी कि नहीं सहा जा रहा था वो दर्द हम लोगों से, और कहीं ना कहीं मेरे और नताशा की आंखों से भी आंसू बह रहे थे। कॉलेज छूट चुका, स्कूल छूट चुका था, सारे टीचर जा चुके थे। हम लोग कैसे कैसे करके उसको वो कपड़े पहनाते हैं, हिम्मत नहीं थी। अब जानेंगे नेक्स्ट पार्ट में क्या होता है। तब तक के लिए अपना और अपने परिवार का ख्याल रखिएगा। बाय बाय गाइस, लव यू।